एक तो मैम भूल जाते हैं, दूसरा कारण है मैम हमें आप पर भरोसा है, आप सब करवा देंगी। कौन सा कारण? बकवास चीज, दूसरा ही मान लो, मैंने जानबूझ के बोल दिया ऐसे, क्या ऐसे ऐसा कुछ नहीं सोचते आप कि मैम सब करवा देंगे। आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको करवा तो सब कुछ नहीं हूँ। अगर मेरी जो क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, अगर एक एक लाइन पे आप ध्यान देंगे तो मैं सारी चीज कराती हूँ। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं और जो बाद में कहते हैं छात्र के ये नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा देखने को। पर बात यह है कि सही बात तो यह है कि आप मेरी जो पूरी क्लास है, अगर उस क्लास का 90% भी याद रख पाए, 90 तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, 60% भी आप याद रख पाए उस क्लास का, तो आपका कल्याण हो जाएगा, फिर उसमें बचता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन हमें याद नहीं रहता, हमें याद कितना रहता है? सिर्फ 20%। और 60% याद रखने के लिए क्या करना है? तो जो आपको ये लिखवाया जा रहा है इसको याद रखना, ठीक है। और 60% पर पहुंचने का जो तरीका है, सबसे बेहतर तरीका वो ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की कोई भी अभ्यास पुस्तक उठा लो, आंसर नहीं देखना, सिर्फ मैं अभ्यास पुस्तक की बात कर रही हूँ। और उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रश्न पढ़ो कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में आ रहा है, वो प्रश्न पढ़ के आप आ जाओ। तो जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपकी परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न आता है इस टॉपिक से। आपसे पूछा जाता है कि नवनिर्मित ध्वनियां निम्न में से कौन सी हैं? 4 ऑप्शन विकल्प दिए होंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आगत ध्वनियां निम्न में से कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपसे प्रश्न किया जाएगा विदेश से आगत ध्वनियां कौन सी हैं? आपको प्रश्न किया जाएगा, विकल्प रहेंगे। आपसे प्रश्न किया जाएगा ग्रहित ध्वनियां निम्न में से कौन सी हैं? विकल्प दिया होगा। आपको प्रश्न किया जाएगा कि आगत व्यंजन निम्न में से कौन सा है? विकल्प दिया होगा। आपको प्रश्न किया जाएगा कि आगत स्वर निम्न में से कौन सा है? आपको विकल्प दिए होंगे। आपसे प्रश्न किया जाएगा निम्न में से अंग्रेजी ध्वनि कौन सी है? आपसे प्रश्न किया जाएगा अरबी फारसी ध्वनियां निम्न में से कौन सी हैं? ठीक है, इस तरह के इतने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में इस पॉइंट से हो सकते हैं। और इसका जो उत्तर है, उत्तर यही जो आप पढ़ने वाले हैं इसके सामने। प्रश्न किसी तरह से इन तीनों में से कोई सा भी प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर इन दोनों में से दिया हुआ कोई भी वर्ण हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये जो 5 वर्ण दिए हैं, इनमें से कोई भी अगर विकल्प में होगा तो वो हो जाएगा, और जो आपका ये वर्ण दिया है अगर ये भी होगा केवल तो हो जाएगा। दोनों होंगे तो भी हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो भी आंसर हो जाएगा। ऊपर लिखे 3 शब्दों का। जब अगर आपसे व्यंजन पूछा जाएगा तो इन 5 में से कोई एक वर्ण या 5 ही दिए होंगे तो हो जाएगा, और जब स्वर पूछा जाएगा, आगत स्वर, तब ये आपका दिया होगा, तब इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये पॉइंट ऐसा है कि इसको रटने का कोई मतलब नहीं है, रटना नहीं है इसको समझना है। समझना क्या है कि नवनिर्मित ध्वनि क्या है, विदेश से आगत ध्वनि का मतलब क्या है, और ग्रहित ध्वनि का मतलब क्या है। तो नवनिर्मित का मतलब है कि हमारी हिंदी भाषा में हम लोगों ने वर्ण बनाए, और जब वर्ण एक निर्धारित किए हमने, तो वो निर्धारित किस आधार पर किए गए थे? हमारी आवश्यकता के आधार पर। कितने शब्द हम अपनी हिंदी भाषा के अंदर ले रहे हैं और कितने शब्दों के उच्चारण की हमको आवश्यकता है। अब उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे समझ में आई, जिन परिस्थितियों से कुछ नए शब्द हमारे सामने आए, जैसे कि विदेशी भाषाओं के शब्द। विदेशी भाषाओं के शब्द जब हमारे सामने आए तो हमें आवश्यकता पड़ी उनके उच्चारण की। अब उनके उच्चारण में अगर हमारे पास कोई ध्वनि नहीं थी तो हमने कुछ ध्वनियों का निर्माण किया, और वही ध्वनि क्या कहलाई? नवनिर्मित। ठीक है, उन्हीं ध्वनि को जब हमने बनाया, सांकेतिक रूप देकर उनका निर्माण किया, तो वो नवनिर्मित कहलाई, इसलिए नवनिर्मित इनको कहते हैं। विदेश से आगत ध्वनियां, जो विदेशी शब्दों के लिए हमने ध्वनियां बनाई, उनके लिए हो गया कि विदेश से आगत ध्वनियां। और ग्रहित ध्वनियां, ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना, धारण करना। तो जब हमने विदेशी शब्दों के उच्चारण के लिए जिन ध्वनियों को धारण किया, वही हमारी क्या कहलाई? ग्रहित ध्वनियां कहलाई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अरबी फारसी ध्वनि कैसे आई। अब हमारे पास 2 ध्वनि है, एक अरबी फारसी और एक अंग्रेजी ध्वनि। ठीक है, विदेशी भाषा से अगर हमारे सामने जो बनी है, तो यही 2 भाषा हमारे देश में इतनी ज्यादा क्यों आई या हमें इन्हीं की जरूरत पड़ी? तो आपको जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि मुगल हमारे देश में आए, और जब मुगल हमारे देश में आए तो वो अपनी अरबी भाषा फारसी जो भाषा है उसको लेकर आए, और अरबी फारसी से ही परिवर्तित होकर भाषा हमारी उर्दू बनी है जो वर्तमान समय में है। ठीक है, तो इस अरबी फारसी भाषा से ही हमने कुछ शब्दों को अपनी हिंदी भाषा के अंदर ग्रहण किया, बोलचाल की वजह से। तो जब हमने उनमें से कुछ शब्दों को अपनी हिंदी भाषा के अंदर ग्रहण किया तो हमने उनको देवनागरी लिपि में ही लिखा। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द है हमारा जिंदगी, जिंदगी जैसे ख्वाब, लिख लो या लिखवाएंगे हम, पहले समझ लो। जैसे गजल। अब मुझे ये बताओ कि ये शब्द जो यहाँ पे लिखा है, ये जिंदगी शब्द है या जिंदगी शब्द है? पहला नंबर या दूसरा नंबर? जिंदगी शब्द है या जिंदगी? पहला कि दूसरा? ये ख्वाब है या ख्वाब है? दूसरा। ये गजल है या गजल है? पहला कि दूसरा? अरे आवाज आ रही है? पहला दूसरा, कोई कह रहा है पहला कोई दूसरा। ऑनलाइन वाले छात्र बताओ, मैं फिर से वो इसका उच्चारण कर रही हूँ। जो ये जो शब्द लिखा है इसे क्या उच्चारित करते हो आप? जिंदगी उच्चारित करते हो कि जिंदगी उच्चारित करते हो? पहला कि दूसरा? ये जो है शब्द, ये ख्वाब है या ख्वाब है? दूसरा। ये गजल है या गजल है? पहला कि दूसरा? ऑनलाइन वाले छात्र क्या बता रहे हैं? दूसरा। वहां भी ऐसे ही चल रहा है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। देखो ध्यान दो, एक्चुअली इस शब्द का उदाहरण अगर हम उच्चारण की बात करें तो उच्चारण होता है जिंदगी, ना कि जिंदगी। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उसको नहीं हम पढ़ रहे, ये जो शब्द है जो उर्दू भाषा का शब्द है उसका उच्चारण होता है जिंदगी, और इसका उच्चारण होता है ख्वाब, और इसका उच्चारण होता है गजल। आप अगर किसी जो मुस्लिम लोग हैं या ऐसे बिल्कुल उनको जो उर्दू ज्यादा बोलते हैं, जैसे कुमार विश्वास को कभी आपने सुना होगा, तो वो इन शब्दों का उच्चारण ऐसे ही करेंगे। तो अब ये देखो कि जब हमने इसका उच्चारण ऐसे देख लिया, लेकिन अगर हम इस शब्द की बात करें तो मैंने आपको इसका उच्चारण क्या पढ़ाया था? ये जो है इसका उच्चारण मैंने आपको ज बताया कि ज बताया? ज उच्चारण बताया। जब ज उच्चारण बताया तो इसका उच्चारण जिंदगी कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो यही परेशानी हमारे सामने आई, और हमारे पास जितने भी वर्ण थे हमने सारे वर्णों में ढूंढ कर देख लिया, कोई भी वर्ण ज को ज उच्चारित नहीं कर रहा था, यानी झनकार के साथ। इसी तरह से हम बात करें, महाप्राण हमारे पास था तो सही ख्वाब में, लेकिन ये ख ख जो हम बोलते हैं वो उच्चारण था, ख नहीं था।
तो हमारे सामने समस्या आ गई, फिर किसी वर्ण में इस तरह की ध्वनि नहीं। और इसी तरह से जैसे गजल में आ जाएगा, ठीक है, उसी में तो हमारे पास ये ध्वनि नहीं थी। तो हमारे विद्वानों ने मिलकर ये कहा कि उससे मिलती जुलती तो ध्वनि थी हमारे पास, लेकिन पूरी तरह से वो ध्वनि नहीं थी जो वो उच्चारण होता है। तब हमारे विद्वानों ने देखा कि एक क, एक ख, एक ग, एक ज और एक फ, ये 5 ध्वनियां ऐसी हैं उर्दू भाषा के अंदर जिसका उच्चारण झनकार के साथ होता है। तो ये ध्वनि जब उनके कुछ शब्द होते हैं तो उसमें ऐसा है कि कभी बिना झनकार के भी आते हैं और कभी झनकार के साथ भी आता है। तो जैसे हम क शब्द बोलते हैं किस्मत, तो हम किस्मत कहेंगे उसे, लेकिन वो किस्मत क को बहुत ऐसे झनकार के साथ बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सारे आ जाएंगे, अब आप समझ लो यहाँ पर। तो हमारे विद्वानों ने इन ध्वनियों के नीचे ये जो लगाया इसे कहते हैं नुक्ता, ठीक है, एक नुक्ता रख दिया और ये कहा कि जब ऐसा शब्द आएगा जिसका उच्चारण ये दिया जाएगा तो उसके नीचे हम नुक्ता लगा देंगे और उसका उच्चारण वैसा ही लिया जाएगा जैसा उसकी भाषा में लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा ये ख्वाब था, इसे ख्वाब करने के लिए यहाँ पे नुक्ता लगा दिया। जब ये गजल था तो इसे गजल कहने के लिए हमने ये नुक्ता लगा दिया, ठीक है। तो जब नुक्ता लगा दिया तो यही नुक्ता का प्रयोग हमने करके जो ये वर्ण बनाए, तो ये हमारे वर्ण नहीं ध्वनियां कहलाए, क्योंकि हिंदी भाषा में वर्ण तो हमारे पास हिंदी था ही, लेकिन हमारे पास वो ध्वनि नहीं थी एक्स्ट्रा। तो उस ध्वनि को हमने नवनिर्मित ध्वनि के अंतर्गत ये 5 वर्णों पर नुक्ता लगाकर इसका निर्माण कर दिया, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत क्योंकि हमने ये किस पर बनाया था, व्यंजन पर बनाया था, तो ये व्यंजन क्या कहलाए, आगत व्यंजन कहलाए, ठीक है, इसलिए इनको आगत व्यंजन कहा गया। अब आपकी परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है और ऑप्शन आपको दे दिया रहे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब उतार लो इसको, लिखना चाहते हो नुक्ता के साथ लिखिएगा। तो जो चीज मैंने आपको समझाई है ये बात किताब में लिखी नहीं जाती। किताब में क्या लिखा जाता है कि उर्दू भाषा के शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम आगत व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो किताब ऐसे लिख के देती है हमें, और हमें फिर ये बात इस तरह से समझ में नहीं आती पूरी तरह कि आखिर ये कैसे हुआ। तो अब आपको समझ में आ गई कि क्यों ये नवनिर्मित ध्वनियां कही जाएंगी। अब याद रखिएगा, इनको हम नवनिर्मित वर्ण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वर्ण हमारी वर्णमाला में शामिल होते हैं और ये वर्णमाला में शामिल नहीं है, इसलिए इनका नाम केवल ध्वनियां रहेगा। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से नवनिर्मित वर्ण कौन सा है, तो द्विगुण व्यंजन को हिंदी का नवनिर्मित वर्ण कहा जाता है। समझ गए ना, हमने पढ़ा था द्विगुण व्यंजन। जब वर्ण की बात आ जाए आपको ध्वनि और वर्ण इन दोनों पर ध्यान देना होगा। तो द्विगुण व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, नवनिर्मित वर्ण कहलाते हैं। हाँ जी, नहीं, ये 5 वर्ण ही होंगे, ठीक है। और इसमें इसकी बिंदी में जो ये बिंदी है और इसकी बिंदी में अंतर है, ये बिंदी वर्ण के बीचों बीच है और ये इधर है, समझ गए ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये लेखन में भी आपको ध्यान देनी है कि ये बिल्कुल इधर होती है। ये तो टाइपिंग में ना सही ढंग से आ नहीं पाता है, एक्चुअल में इधर लगता है बिल्कुल, तो इसे ध्यान रखना। क्या, अरे हिंदी में बोला करो, ये देहाती बोलिए मत बोला करो यहाँ पे। आप इतने स्मार्ट हो कि जीवन लिखोगे डायरेक्ट। चलो हम भी बात करते हैं, अभी तो ध्यान रखना आसपास के इनसे बात करना है। 50 बार जिंदगी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मेरी जिंदगी तो ये हो गई है, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। अरे जीवन शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हो आप, हाँ जीवन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, पर हम तो बता रहे हैं ना कॉमन चीज। चलो अब देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न और हो सकता है कि मैम क्या अगर हमने नुक्ता नहीं लगाया तो क्या हमारे शब्द की वर्तनी गलत होगी? तो ध्यान रखना, ऐसे हम लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन आपके शब्द की वर्तनी उस समय गलत या सही हो सकती है जब हिंदी भाषा में भी वैसा शब्द हो और उर्दू भाषा में भी वैसा शब्द हो और वहां हमें नुक्ता लगाना हो, तो दोनों के अर्थ में अंतर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे हिंदी भाषा में एक शब्द है जरा, शब्द है जरा, और उर्दू भाषा में भी शब्द है जरा, ठीक है, दोनों शब्द एक जैसे आ गए। अगर आपने नुक्ता नहीं लगाया तो इनका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इस जरा का अर्थ होता है तनिक, यानी थोड़ा। जैसे आप कहते हो जरा उधर खिसक जाइए, तो थोड़ा सा उधर खिसक जाइए, ठीक है। इस जरा का अर्थ है वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा यानी। तो अगर आपने यहाँ पे नुक्ता नहीं लगाया तो ये जरा नुक्ता हटाते ही क्या हो जाएगी, बुढ़ापा में बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको नुक्ता लगाना आवश्यक है। लेकिन जैसे शब्द लिखा आपने जिंदगी, तो जिंदगी शब्द हिंदी भाषा में कोई और नहीं है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये उर्दू भाषा का लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे नुक्ता लगाओ या ना लगाओ तो आवश्यक नहीं है, तो वो समझ में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, नुक्ता लगाना वहां पर अति आवश्यक हो जाता है जहां पर हमारा शब्द हिंदी में भी वैसा ही हो। जैसे हिंदी भाषा में हमारा शब्द है हम, उर्दू भाषा में भी हम शब्द होता है। हम हिंदी भाषा में होता है मैं का बहुवचन, लेकिन उर्दू भाषा में ये एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ का, बराबर का। तो जैसे हम कहते हैं हम उम्र, हम सफर, इस तरह से, तो उर्दू में आता है। अब इसमें तो कोई नुक्ता लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ना तो इसमें झनकार है ना नुक्ता लगेगा। तो ऐसे शब्द को हम पहचान में रखते हैं। मान लो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्न में से वह शब्द कौन सा है जो हिंदी और उर्दू दोनों में पाया जाता है, और आपको ऑप्शन में हम शब्द दे सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, 1-2 ही शब्द हैं ऐसे, सारे नहीं है, ठीक है, ये मिटा दो। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी ध्वनि। अब अंग्रेजी ध्वनि में भी जब अंग्रेज आए हमारे देश में तो हमारे देश में फिर वही प्रभाव हुआ। तो हिंदी भाषा ने उसके लिए भी विदेश कोटा बनाया था कि अंग्रेजी शब्दों को आप देवनागरी में लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी शब्द जैसे मान लो कि डॉग हमें लिखना है, या जैसे हमें कॉलेज लिखना है, कॉफी लिखना है, डॉक्टर लिखना है, ऐसे शब्द थे। जब हम इनको देवनागरी में लिखने लगे तो हमें समस्या क्या आई? जैसे मान लो कि हमें डॉक्टर लिखना था, तो हम डॉक्टर इस तरह से करके हमने लिखा, तो लेकिन ये जो इसका उच्चारण हो रहा है डॉक्टर, वो इसका उच्चारण इसके द्वारा नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो फिर हमने अपने स्वर को खोजा कि कौन सा स्वर, और इसके बाद ओ हमें दिखाई देता है। तो जब हमने ओ लगाकर देखा तो इसका उच्चारण क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। फिर हमारे पास ओ का उच्चारण औ में था, इसे लगाकर देखा तो ये क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा स्वर नहीं था जो इसका उच्चारण हमें वो दे सके जो इसका उच्चारण है। तब हमारे विद्वानों ने विचार किया और विचार करके कहा कि ये जो हमारा उच्चारण है ये आ के बहुत नजदीक है, लेकिन पूरी तरह से उसके जैसा नहीं है। तो उन्होंने एक ध्वनि बनाई कि अगर हम इसको लिखकर इसके ऊपर ये बना दिया, अब हम इसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा डॉग, जैसे हमने लिखा जॉन, जैसे हमने लिखा कॉलेज, आदि आदि।
तो हमारे सामने यहाँ पर ये एक वर्ण, एक ध्वनि और आई, तो इसे हम अर्धचांद के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये स्वर पर लगाया था इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, आगत स्वर कहा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर और आगत स्वर में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं स्वर जो हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं और आगत स्वर जो विदेशी भाषा के उच्चारण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आगत स्वर में आ जाएगा। उसी तरह से व्यंजन में और आगत व्यंजन में अंतर पूछेगा तो आराम से बता लेंगे। अब देखो यहाँ पे इतने तरह के प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपको ये पता चल गया कि इसकी असलियत क्या है, तो हर प्रश्न का उत्तर अब आपके पास है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब ये ध्यान देना, बहुत सारी किताबें जब देखेंगे बहुत सारी किताबों में ये किसी ने स्वर में ही रख दिया है कि ये स्वर आ गया इसको स्वर में रखिए। तो 13 स्वर हमारे कैसे हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जैसे री को हटा देंगे और इस आ को लगा देंगे, तो वहां पे भी लगता है कि अरे मंदबुद्धि, री तो इतना ज्यादा हमें जरूरत होता है, ये तो स्वर जो आया है ये अर्धचांद जिसे हम कह रहे हैं ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसको अलग से आप बना रहे हो, री को हटा रहे हो, या तो फिर 14 रखो। अगर आप इसको स्वर की श्रेणी में रख रहे हो तो 14 रखो। अब अगर मान लो कि हम इसको स्वर की श्रेणी में रखें, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैम हमने इसको स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा, तो हम इसको अगर स्वर की श्रेणी में रखें तो आप इसका उच्चारण क्या करोगे बताओ। जब हम इसका उच्चारण करें तो क्या करोगे आप, इसका उच्चारण आ की ओ, इसका उच्चारण हमारे ओ के नजदीक चला जाएगा, जो हमारा ओ होता है अगर हम इसे रखें इसके नजदीक चला जाएगा, तो हम इसके साथ नहीं रख सकते। फिर दूसरा आपने एक चीज ये भी देखा कि हमारे पास मूल स्वर थे ए, ई, उ और री, और इन मूल स्वर ने आपस में मिलकर या स्वयं ने स्वयं से मिलकर ही हमारे और वर्णों का क्या किया था, निर्माण किया था। तो हम उस अपनी जो हमारी वैज्ञानिकता है हमारी इस चीज की, तो हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए फिर छात्र पूछेंगे ये कहां से आया, ये कैसे बन के आया, तो इसलिए जिन विद्वानों ने इसको बिल्कुल अलग रखा है किस कैटेगरी में, अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर या नवनिर्मित ध्वनि, उन्होंने बिल्कुल सही व्याख्या की है। लेकिन कुछ जो है वो अपनी आगे पीएचडी करने के लिए या अपनी रिसर्च करने के लिए तो कुछ भी लिख देते हैं, अपनी किताब को दूसरों से अलग रखने के लिए कुछ भी दिमाग लगा दिया। तो अब आपके सामने सारी थ्योरी है, आपको पता है कि हमें किस में रखना चाहिए, किस कारण से रखना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गई। अब परीक्षा में प्रश्न आता है तो भी आप इसे बताएंगे, और अगर ऐसे कोई पूछता है तो भी आप बताएंगे। एक पॉइंट आता है द्वित व्यंजन, आपकी परीक्षा में आ जाता है कि निम्न में से द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देता है। तो देखो परिभाषा कहती है कि जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहां द्वित व्यंजन होता है। कहना क्या चाहता है उसको समझ लो। जैसे मान लो शब्द है हमारा उच्चारण, अब उच्चारण शब्द में देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये च दिया है, ये च वर्ण लगातार आया है, इसके बाद इसका स्वर, यानी ये लगातार यहाँ पर इसका लगातार यहाँ आना, यही क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। इसी तरह से जैसे हम उदाहरण देखें, मान लो हमने लिखा यहाँ पर दिल्ली, तो ये जो वर्ण है यहाँ पर ये ल वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन कहेंगे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, क्या मैम जैसे शब्द है सत्य, इसमें यहाँ पर ये त आया व्यंजन और ये व्यंजन आ गया, तो यहाँ भी तो लगातार व्यंजन आ रहा है, तो क्या इसे हम द्वित व्यंजन कहेंगे, तो ध्यान रखिए नहीं, इसे द्वित व्यंजन नहीं, इसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग व्यंजन हैं, पर द्वित व्यंजन में क्या होता है, एक ही व्यंजन की आवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से कैसे आता है, तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से द्वित व्यंजन शब्द बताइए, और द्वित व्यंजन शब्द बताइए, आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा, ऐसे सत्य लिखा रहेगा, उच्चारण लिखा रहेगा, या कोई और शब्द लिखा रहेगा, कर्म लिखा रहेगा, तो आपको उसमें से पहचानना होता है कि कौन सा द्वित व्यंजन है। आसानी से पहचान लेंगे, एक वर्ण की आवृत्ति वाला। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कारांत। आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आता है इससे, और ये आपके लिए जब आप लिंग वचन पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आवश्यक है। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे अब आपको कितने सारे नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे एकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, ओकारांत, औकारांत, एकारांत, आयकारांत। ठीक है, इस तरह से सारे। अब ये होते क्या, कैसे आप पहचानोगे, तो कोई शब्द आपको दिया होगा, जैसे मान लो शब्द दिया है आपको भारत, और कोई आपसे पूछे कि ये भारत शब्द जो है ये कौन सा कारांत है, तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। आप जाएंगे इस शब्द के अंतिम वर्ण के पास। इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क्या है, नहीं बालक, त नहीं, त तो इसका व्यंजन है, अ इसका स्वर है। ठीक है, त व्यंजन है और अ स्वर है, तो सबसे अंतिम वर्ण क्या हुआ, अ, तो जब अ हुआ तो ये क्या कहलाएगा, अकारांत। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर शब्द हमारा दिया हुआ है, जैसे शब्द है प्रभा, अगर आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा कारांत है, तो आप बताएंगे आपको पता है ये व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, आ, तो ये क्या हो गया, आकारांत। इसी तरह से शब्द आपका दिया है कवि, अंतिम वर्ण क्या है इसमें, ये व्यंजन है और इसका स्वर है ई, तो ये क्या कहलाएगा, इकारांत। समझ गए। जैसे मान लो शब्द है राजू, ये क्या होगा, उकारांत। अगर मान लो शब्द है भानु, तो ये क्या हो गया, उकारांत। तो आपको यहां पर क्या ध्यान देना है आपको ध्यान देना है ये जो कारांत लिखा है इसके आगे यहां पर अ से लेकर औ तक जितने हमारे स्वर आएंगे, जिस शब्द का अंत जिस स्वर से होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कारांत कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, मान लो अगर आपको दे दिया शब्द चले, तो पूछ लिया कि यह कौन सा कारांत है, तो क्या हो जाएगा, एकारांत। क्या आ जाएगा, एकारांत। हाँ जी, अच्छा बंद कर दूं या उसको स्टॉप कर दूं, चलो समझ में आ गई ये बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न भी आता है यहाँ से, और आपकी परीक्षा में जैसे यहाँ से प्रश्न आएगा और इसके साथ ही साथ कई बार आपको वचन लिंग जब आप पढ़ेंगे तो उस समय भी काम आएगा। अब आता है हमारा वर्णमाला का अंतिम टॉपिक, और वर्णमाला का टॉपिक है शब्दकोश में वर्णों का स्थान। और ऑनलाइन में भी किसी छात्र ने ये कहा था कि शब्दकोश में जो वर्णों का स्थान है वो सही ढंग से समझ में नहीं आता, सही ढंग से उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, आपको ये पता होना चाहिए कि शब्दकोश में वर्णों का स्थान का मतलब क्या है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को या पता नहीं क्या है? बस देखते हैं पढ़ के क्या होता है। समझ में आ रहा है? कितने छात्रों को नहीं पता कि ये क्या है ऑफलाइन क्लास में? आप लोगों को नहीं पता। चलो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, शब्दावली, ठीक है। इसी तरह से शब्दकोश होता है। शब्दकोश का मतलब समझते हैं? अरे वाह, इतना तगड़ा मतलब बताया। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी। मैं तो हिल गई एकदम से। अच्छा, मतलब डिक्शनरी से आप समझते हैं। परिभाषा मत बताओ, साधारण रूप से बताओ जो आप समझते हो। शब्दों का खजाना। हम्म वो तो विच्छेद हो गया। देखो, शब्दकोश का मतलब है वह पुस्तक या वह किताब जिसमें सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा किया गया है एक क्रम से, उसके अर्थ के अनुसार उसका अर्थ दिया हुआ है। अब शब्दकोश की आखिर हमें जरूरत क्या पड़ती है? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हमारे सामने जिनका अर्थ हमें जानना है। अब उनका अर्थ क्या है, तो जिस जैसे हम उन अर्थों को जानते हुए तो उसकी व्याख्या लिखी होती है आगे। उसके बारे में ये लिखा होता है कि वो विशेषण है या संज्ञा है, उसका वचन कौन सा है, वो अगर नॉर्मल अवस्था में एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है, उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग क्या है। तो वो शब्दकोश जिसे आप लोगों ने डिक्शनरी कहा, तो आप में से ज्यादातर लोग शब्दकोश को नहीं जानते होंगे लेकिन डिक्शनरी को बहुत जानते होंगे। तो यही तो मेरी चिंता का विषय हो जाता है कि आप हिंदी नहीं जानते लेकिन अंग्रेजी जानते हैं। हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदी के शब्दों को न जाने और अंग्रेजी के शब्दों को जान रहे हैं, तो ये भी आपको भी ये पता चलती है कि आप भी इतने बड़े अंग्रेज नहीं हो कि आप अंग्रेजी को बहुत ज्यादा मात्रा में जानते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पास क्या है, अंग्रेजी का ज्यादा ज्ञान है, हिंदी का नहीं है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम हिंदी का ज्ञान लें यहाँ पर पूरा। तो शब्दकोश ही जिसे आप डिक्शनरी कहते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उस डिक्शनरी में, उस शब्दकोश में जो हमारे वर्ण हैं उनका क्रम क्या है, ये हमें पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है, अब क्रम की क्या जरूरत है? आप ये कहेंगे कि मैम हमें इस क्रम की क्या जरूरत है पढ़ने की? हम थोड़े ना डिक्शनरी देख रहे हैं, जो चीज हमें नहीं समझ में आएगी आप समझा देना, हम आपसे पूछ लेंगे, तो हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत इसको देखने की इसलिए है क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। और प्रश्न किस तरह से आते हैं, जैसे देखो प्रश्न संख्या 34 और प्रश्न संख्या 35 दिया हुआ है हिंदी शब्दकोश में इन शब्दों का क्रम बताओ। अब शब्द आपको लिख कर दिया है शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र और मिश्रण। तो आपसे कहेगा कि ये अगर इनमें से मिश्रण शब्द खोजना हो या इन चारों में से ये शब्द खोजने हो तो सबसे पहले कौन सा शब्द आपको शब्दकोश में मिलेगा। तो आप कैसे पता करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा शब्दकोश उठा के ढूंढेंगे तो कहेंगे अच्छा पहले ये वाला मिला है। तो शब्दकोश जिसमें 1000 पेज होते हैं, उस 1000 पेज में आप कैसे खोजेंगे कि कौन सा शब्द कहां पर है? तो ये बताइए फिर कैसे खोजेंगे आप, किसकी मदद से? अब बात करते हैं डिक्शनरी की। आप लोग डिक्शनरी में जब अंग्रेजी का कोई शब्द खोजते हो तो कैसे खोजते हो? अल्फाबेट यानी उसके जो वर्ण हैं, उसके जो लेटर हैं, उनके क्रम के आधार पर। तो आप वहां पर देखते हैं कि अगर पहले ए बी सी डी इस तरह से, और ये जो क्रम है आप ये किस दिशा में देखते हैं? ये बात समझ में आ गई ना? प्रश्न देख लिया, अब आपके पास यही 4-5 प्रश्न है। हम वापस आ जाते हैं अपने उसी ऑप्शन पर जहां हम पढ़ रहे हैं। तो जब आप अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देखते हैं तो आप क्रम ऐसे देखते हैं, ए बी सी डी ई और आगे, ये क्रम इस तरह से चलता है ऊपर से नीचे की तरफ। और इसी में क्रम ऐसे भी चलता है, ए बी सी डी ई, इधर भी दोनों दिशा में आप इसी क्रम में चलते हैं। तो ऐसे ही आपको हिंदी भाषा में भी चलना होगा। तो हिंदी भाषा के शब्दों को अगर खोजना है तो उसमें किसका सहारा लेना होगा? वर्णमाला का। तो अब यहाँ पे देखना है तो वर्णमाला का क्रम आप लोगों को आता है, किस क्रम में हमारी वर्णमाला है? तो ध्यान रखना, जिस क्रम में अभी तक आप पढ़ते आए हो उस क्रम में हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम नहीं होता है। तो फिर किस क्रम में होता है, कहाँ होता है? तो जिस क्रम में आपको वर्णों का क्रम खोजना है वो क्रम में यहाँ पे आप लोगों को लिखवाऊंगी, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो हम पहले पढ़ेंगे, पहले देखेंगे हम उस क्रम को जिस क्रम को हमने पढ़ा है, तो वो तो आप लोगों को याद है। फिर उसके बाद जो उसमें फेर बदल होता है वो मैं बाद में करवाऊंगी। तो अभी आपको सिर्फ देखना लिखना नहीं है, नहीं तो फिर पेपर में कटिंग हो जाएगी कॉपी में, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको ये नहीं देखना आता? ये तो आता है ना, अंग्रेजी भाषा का तो आता है ना। तो अंग्रेजी भाषा का जिस क्रम में है ना, उसी क्रम में उसी तरीके से आपको हिंदी का रखना होगा। बस अंतर क्या होगा यहाँ पर? अंतर ये होगा कि जैसे मान लो हमारा पहला शब्द आ गया अ, ये हो गया आ, ये हो गया ई, ये हो गया ई, समझ गए ना? इसी तरह जब आप ऊपर से नीचे इस क्रम में चलेंगे और यहाँ पर भी आप इसी क्रम में चलेंगे, इधर की तरफ भी इस तरह से, बस यही है, इसी चीज को देखना है। तो इसके लिए हमें वर्णों का क्रम देखना होगा कि वर्णों का क्रम कैसे दिया होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इसके साथ, लेकिन जब लिखना है जब मैं बताऊंगी। हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हमारा नोट नहीं खुला हुआ है, हम नोट पे ही चलते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे वर्णमाला लिखवाओ पहले मुझे, आपने जो पढ़ी है। तो हमने सबसे पहले स्वर पढ़े थे, लिखते हैं ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और इसी के साथ हम क्या पढ़ते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, अंग आ, ठीक है। व्यंजनों के क्रम में आएंगे हम, क ख ग घ ड़। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हमने ऐसे क्रम में लिया, अब हम लगातार लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, एक साथ हमारे सारे वर्ण आ जाए। और यहाँ पे आप चाहो तो इसके नीचे ये लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिखना है जब लिखेंगे। च छ ज झ य, सभी को आता है इसका क्रम। ट ठ ड ढ, इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे अभी, मैंने कुछ ज्यादा सटा के लिख दिया है, इसमें फिर आगे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद त थ द, क्या कर रहा है ये नोट? प फ ब भ म,
इसके बाद य र ल व, तालु श, मूर्धा श, दंत स और ह। इसके बाद हमने लिखा था छ, त्र, श्र और ग और द्विगुण व्यंजन रखे थे हमने ड और ढ। टोटल कितने वर्ण हो गए हमारे? कितने हो गए? काउंट करो। टोटल 39 है। अरे 52 हो गए हैं। सारे तो लिखे हुए हैं, कोई छोटा थोड़ी है, तो कम है ही नहीं। ठीक है, मत लिखो बालक, अगर पेंसिल है तो लिखो, अगर पेंसिल से लिख रहे हो तो लिखो, नहीं तो अभी हटाएंगे। तो ये क्रम है। आप अगर यहाँ पर देखें तो अ से लेकर ग तक आता है, ये हमारे अलग ही रखे जाते हैं ऐसे, इनको अलग उसके साथ रख लेते हैं, पर अभी हमने यहाँ तक रखा है। तो आप देखो अलग अलग अब इनका क्रम कहाँ होता है। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये यहाँ नहीं होता, ये कहाँ होता है? ये यहाँ होता है, इसके बाद। समझ गए? और ये जो है ये कहाँ होता है? ये इसके बाद होता है, यहाँ। तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे। अब हम इनकी बात करेंगे तो आपको याद होगा कि हमने इनमें ये देखा था कि किससे मिलकर बने हैं। ये किससे मिलकर बना है? त और र। और ये किससे मिलकर बना है? तालु श और र। और ये किससे मिलकर बना है? ज और यहाँ से मिलकर बना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम वहीं करेंगे, यानी जहां पर ये जो हमारा क आया है इसका स्थान इसके बाद होगा, यानी यहाँ। समझ गए? अब ये जो त्र है इसका स्थान इस त के बाद होगा, यानी यहाँ। ये जो श्र है इसका स्थान इसके बाद होगा, यानी यहाँ। और ये जो ग है इसका स्थान इस ज के बाद होगा, यानी यहाँ। तो ये चारों हमारे यहाँ से हट गए। अब हमारे दो वर्ण यहाँ पर बचे अंग और अह। इनका स्थान यहाँ नहीं होता, इनका स्थान बिल्कुल शुरुआत में होता है। अब जो ये आया आपका, ये है आपके शब्दकोश का क्रम। ठीक है, शब्दकोश में वर्णों का क्रम ये है आपका। तो आपने जहां पे आपका लिखा हुआ है शब्दकोश में वर्णों का क्रम, उसके बाद इसको उतार लो। अब उतारना नहीं है, पहले रुक जाओ, मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद इसका जो क्रम होता है वो किस तरह से हम लिखते हैं, वो हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे आपको पहला पेज मिलेगा और पहले पेज पे अ लिखा होगा कि इस वाले पेज पे कौन से शब्द शुरू होंगे? अ के। तो पहला शब्द जो होगा वो आपका वो होगा जो अंग से शुरू हो रहा होगा। समझ गए? दूसरा शब्द यानी दूसरा तीसरा उसके बाद अगर इसके बाद कोई ऐसा शब्द होता है जिसकी शुरुआत विसर्ग से होती है तो वो होगा, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा कोई पाया नहीं जाता, तो इसलिए हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी इसके बाद दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा? अ होगा। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि अ से संबंधित जो है वो आ जाएंगे। फिर हमारा जैसे ही आ आएगा, एक पेज पे लिखा होगा कि इससे हम अब हमारे कौन से शब्द होंगे? आ के। तो आ में भी जो सबसे पहला शब्द होगा वो होगा जिसमें ये लिखा होगा। ठीक है, इस आ के बाद ये अंग के साथ, इसके बाद ये आ होगा, और जब ये आ समाप्त हो रहा होगा तो वहां पर हमारी हमारी वो ध्वनि होगी जो हमने अंग्रेजी भाषा की बनाई है, अर्धचांद। समझ गए? शब्दकोश में वो स्थान देने के लिए। तो जब भी आप देखेंगे स्वर है, स्वर के अनुसार चलेगा। तो जब भी कभी आप खोजेंगे, जैसे मान लो आपने कॉलेज शब्द खोजा, जैसे ये लिखा है कॉलेज शब्द, तो आप इस शब्द को खोजने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे क की लिस्ट में, क के बाद आ की लिस्ट में, आ की लिस्ट के बाद चंद्र बिंदु, इसे अर्धचांद। ठीक है, उस तरह से खोजेंगे आप। इसी तरह से यानी आपको पता चल गया। उसके बाद हम आगे मैं डॉट डॉट कर सकती हूँ यहाँ पर कि अंत में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे औ का आएगा, अगर औ से संबंधित जो होंगे शब्द, तो उसमें पहला जो होगा वो इसके साथ होगा जो बिंदी लगी हुई है, पहला शब्द जो होगा, अगर है तो कोई, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद औ का। ठीक है, तब ये क्रम खत्म होगा। अब ये तो हमारे स्वर हो गए। स्वर के बाद जब हमारा व्यंजन आएगा तो व्यंजन में जैसे कि अब पेज होगा जिसपे क से संबंधित हमें शब्द मिलेंगे, तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत होगी ये व्यंजन, और व्यंजन की शुरुआत किस स्वर के साथ? अनुस्वार के साथ। अगर कोई शब्द ऐसा आता है जो विसर्ग से शुरू होता है तो वो, लेकिन ऐसा शब्द हिंदी कोश में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद क, अ के साथ, फिर आ के साथ, और अगर कोई शब्द अर्धचांद के साथ बना है तो वो इसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जाते जाते लास्ट अंतिम आओ। अब इसमें आपको पता है कि इसके बाद केवल व्यंजन भी होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो केवल क से ही, यानी आधा क उसमें शुरू होता है। जैसे क्या शब्द आप लिखें, क्या लिखेंगे तो इसे कहाँ खोजेंगे? इस औ के बाद, तुरंत बाद, यानी यहाँ पे इस लाइन में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद आपका ये वर्ण आ जाएगा, और ये इसकी शुरुआत भी यहीं से होगी। ये अगर छ से आ रहा है और इस तरह से आते आते अंत में आधे छ तक पहुंचेगा। समझ गए? और जब आधे छ से खत्म हो जाएगा तब अगले पेज पर आपको ख से संबंधित शब्द देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से लास्ट होते होते जो क्रम है, लास्ट में आपको ह से संबंधित मिलेंगे देखने को। और ये ह भी, इसकी भी शुरुआत किससे होगी? अनुस्वार से ही होगी। और इस तरह से हमारे जो शब्द हैं वो आपको देखने को मिलेंगे लास्ट में अ तक आकर, और लास्ट हमारा आधा ह हो जाएगा। और अब यहाँ से लिख लो शुरुआत, ये आपको पता है, यहाँ देखा ही हमने क्रम, पहले वो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ तक खत्म होते ही फिर उसके बाद व्यंजन चलते हैं। व्यंजन के साथ सारे स्वर होते हैं। ठीक है, उतार लो अब इसको, ये उतार लो, फिर मैं उसे कर दूंगी तब आप देख लेना। ओहो, आप लोग इसे उतारो।
अरे आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों ने भी नहीं बताया कि आवाज नहीं आ रही, माइक में भी बंद हो गई ना। क्या समझाया मैंने बिना आवाज के? पूरा प्रश्न समझा दिया मैंने। चलो आप देख लो, ऑनलाइन वाले छात्र समझ लें, मैंने बिना आवाज के समझाया ये है। आप ही का प्रश्न था जो आपने पूछा था कि इस तरह से वर्णमाला में इसको क्यों रखा गया है, तो मैंने आपको ये बताया कि ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे विद्वानों ने इसको ऐसे रखा है। ठीक है, हमारे विद्वानों ने इसको इस तरह से रखा है, इसलिए रखा गया है, इसका कोई आधार नहीं है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस कारण से हम ये कहें कि ऐसा क्यों रखा गया है। और प्रश्न मैंने क्या पूछा था वो मैं अभी बता देती हूँ, इसको उतार लीजिए आप लोग भी, जो दिया था मैंने उसके आगे। कितना समझ में आया है अभी तक? कुछ कुछ समझ में आया शब्दकोश वाला, या सारा समझ में आ गया? अभी कुछ कुछ समझ में आया, अभी जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा पूरा। राहुल, बालक राहुल, कितना रह गया बता लो। देखो ये शब्दकोश है, ये तो छोटा सा है, छोटा वाला ही मंगवाया। हाँ ये भी छोटा है, एक शब्दकोश इसके दुगना बड़ा है और वो 2 पार्टों में है। मतलब अगर हम ऐसे रख दें तो इतना हो जाता है, और वो भी आधा है हिंदी शब्दकोश में। फिर एक शब्दकोश ऐसा है कि नीचे से अगर हम यहाँ से देखें तो इतना बड़ा, उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, उसमें पूरे शब्द हैं, फिर आपके बोली और इन सब किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी कोई छोटी मोटी थोड़ी ना है, अंग्रेजी भाषा भी समा रही है, पूरी अंग्रेजी भाषा को उसको समाना है 10% वाले हिस्से में, तो समझ रहे हो इसका खजाना कोई छोटा मोटा थोड़ी है। बात ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो रही है हमारे लिए, है ना। उतार लिया ये, तो देखो ये है हमारा शब्दकोश। आप लोगों को इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझना है। मान लो अगर किसी को जरूरत पड़ती है, कोई छात्र अगर साहित्य का है और हिंदी साहित्य से वो अपनी परीक्षाएं दे रहा है, तो मैं कहूंगी कि उस छात्र के पास ये शब्दकोश होना चाहिए। अगर कोई छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, या सब्जेक्टिव किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस छात्र के पास ये शब्दकोश होना चाहिए। मार्केट में इसकी कीमत 500 रुपये है, 500-600 के आसपास में, तो इतना जरूरी ऐसा नहीं है। वह हिंदी मीडियम का छात्र है तो उसे ये शब्दकोश रखना चाहिए। ये क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आप किस टीचर के पीछे भागते रहेंगे शब्दों के अर्थ के लिए। तो जब भी कभी आपको कोई शब्द ऐसा परेशान करे कि ये शब्द लिखा है, चाहे वो आप ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, चाहे वो इतिहास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप उसे राजनीतिक में पढ़ रहे हैं, कोई सा भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी शब्द आपका आता है हिंदी का शब्द, तो आप इस शब्दकोश में देख सकते हैं। वो देखने का तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं। हमने कहा है कि इसमें इन शब्दों को खोजने का तरीका क्या है, वो ये है कि पहला शब्द जो आएगा वो अनुस्वार से शुरू होता है, और इस तरह से हमारी मात्राओं में अगर हम देखेंगे तो औ तक होता है। जब हमारा व्यंजन शुरू होता है तो आपको पता है व्यंजन की ध्वनि अकेले शुरुआत नहीं होती, वो किसके साथ होती है? स्वर के साथ होती है। तो स्वर में जो आपने 12 खड़ी पढ़ी है उसी क्रम में आपको चलना पड़ेगा। अब 12 खड़ी में तो आपने पढ़ा था पहले क और फिर उसके बाद ये अंत में पढ़ा था, लेकिन बस आपको इसे इस तरह से सही करना है कि मैंने आपको बताया कि आपने स्वर पहले पढ़े और बाद में यहाँ पर पढ़े थे अनुस्वार और विसर्ग, बस उन्हें यहाँ से उठाकर आगे रख लेना है। ठीक है, जब भी शब्द खोजेंगे आप उसी तरह से। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऐसा शब्द लेते हैं, कोई ऐसा शब्द लो, चलो मैं शब्द को सही देखती हूँ। जैसे मान लो शब्द है जैसे पछताना, मेरे सामने जो लिखा है पछताना शब्द आ गया। ठीक है, अब ये राजपाल यादव की जो ये शब्दकोश है, ये पेज संख्या है 466, इस पर लिखा हुआ है पहली लाइन में। अब बीचों बीच ही मैंने खोली है, अब ये देखो। अब आपको ये पछताना शब्द का अर्थ खोजना है मान लो, तो आप कैसे खोजोगे? तो आप ऐसे देखोगे कि सबसे पहले आपको पता चलता है कि ये जो हमारा शब्द है, अब इसके आपको टुकड़े करने हैं। यानी पहला वर्ण क्या है? प, और प में ये वर्ण हमारा व्यंजन और इसमें क्या है? स्वर अ। फिर उसके बाद यहाँ क्या है हमारा? छ, छ में हमारा जो स्वर है वो क्या है? अ। फिर यहाँ पे हमारा त दिया है, त का स्वर क्या है? आ। फिर न, और न का स्वर क्या है? अ। तो अब आपको इस क्रम में खोजना होगा। यानी अगर हम बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है हमारा ये, चलो ऊपर कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम जब इसको खोजने चलेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या चाहिए? प से संबंधित शब्द चाहिए। तो प से संबंधित शब्द हमारे आधे शब्दकोश के बाद हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद हमें दूसरा क्या चाहिए कि वो प में भी अ की मात्रा वाला चाहिए, तो आप उस क्रम में जाएंगे। प में अ की मात्रा वाले जहाँ पर शब्द आ रहे होंगे सारे, आप उस लाइन में जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि अब हमें वो शब्द चाहिए जो छ से आ रहा है, और छ में भी उसके साथ स्वर क्या होना चाहिए? अ वाला, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमें त चाहिए, और त में भी आ की मात्रा वाला, और तब जैसे हम यहाँ तक आते हैं तो यहाँ तक हमें मिल जाता है। ठीक है, उतने में हमें पूरा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हमें वहीं का वहीं मिल जाता है। तो इस तरह से हम शब्दकोश में इसको खोजते हैं और वो कहीं पर भी हमारा शब्द होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, या तो आप लोग इस शब्दकोश में से भी चेक कर सकते हैं, जो ऑफलाइन वाले छात्र हैं, कि अगर कोई भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो, जैसे मान लो सहयोग शब्द आ गया, तो आप खोजना चाहते हैं कि मुझे सहयोग शब्द इसमें कहाँ कहाँ पे दिखेगा, वो खोजना है, तो यही क्रम लगाइएगा। और अगर जो और हमारे छात्र हैं ऑफलाइन ऑनलाइन वाले, वो अगर खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको दुकान के पास जाने की जरूरत है, किताबों की दुकान पे, और उनको आप बोलना कि राजपाल यादव की जो शब्दकोश है वो दिखा दीजिए, वो दिखा देंगे। आप ले जाओ 4-5 शब्द अपने पास कि हाँ हम देख पा रहे हैं कि नहीं, और उनको खोज के देख लो, आपको पता चल जाएगा क्रम। इसके फोन बहुत छोटे हैं, नहीं तो मैं आपको यहीं पर ही दिखाती इसका पीडीएफ, लेकिन बहुत छोटा है, क्या करें वो फिर धुंधला जाता है। अब इसमें आपके सामने प्रश्न है, पहले आप अपने उस प्रश्न को कर लो जो प्रश्न हमने यहाँ पे देखा, तो उससे हमें समझ में आएगा और तरीका। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 हमारा दिया हुआ है, कैसे इसका हल करोगे? देखो प्रश्न दिया है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। पहले शब्द दिया है शिक्षक, वर्तमान,
ज्ञान क्षेत्र और मिश्रण। और बहुत सरल प्रश्न है ये, आपको क्रम बताना है 1 2 3 4 5 इस तरह से कि पहले कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा। तो ये जो प्रश्न आपका दिया है ये है बहुत खतरनाक। खतरनाक कैसे है कि इसने यहाँ पर इसको देना क्या चाहिए था, ABCD कर देना चाहिए था, लेकिन इसने उसको ABCD नहीं किया, इसने क्या कर दिया, अ ब स द कर दिया। अब इससे क्या है, ये हो गया एकदम से खतरनाक कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहला वर्ण आप इसे देखें या उस शब्द को देखें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ से ये शब्द इसको रेखांकित कर लेना है कि आपको इसे देखना है, या फिर इसे ऐसे कर लो ABCD ऐसे लिख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे पहला वर्ण कौन सा है, स वर्ण है यानी तालु श वर्ण है, ये आपके सामने इस शब्द का। इसमें कौन सा है, व वर्ण है, ठीक है। इसमें कौन सा है, ग वर्ण है, ठीक है। इसमें कौन सा है, म वर्ण है। तो अब ये बताओ मुझे कि इस स व ग और म में से सबसे पहले कौन सा आएगा। जब आप क्रम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो श है ये हमारा तालु श है, तो सबसे नीचे आता है। व देखें तो ये व इस स से पहले आएगा, और फिर हम म को देखें तो ये म इस व से पहले आएगा। और अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्योंकि शब्दकोश में इसका स्थान ज के तुरंत बाद है, तो ज तो म से पहले ही आता है, तो आपको पता चल गया कि ये क्या होना चाहिए, ए, ठीक है। यहाँ पर तो हम इसे ऐसे क्रम से लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, बी, ये म, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। तो अब आप इनका क्रम रख सकते हैं, यानी पहले क्या होगा हमारा अ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो वो दिया है ना ग वाला, तो पहले नंबर पे हमारा वो दिया है ग, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये है किसमें, ये सी वाले स्थान पे दिया। अच्छा मैंने कुछ गलत बता दिया वहाँ पे कि क्रम आपका ये रहेगा, हमें अब इसको इसमें सजाना है इसके अनुसार। ये बात आपको पता चल गई कि पहले नंबर पे आएगा, तो पहले नंबर पे हमारा ये आएगा, तो हमें सजाना है स को पहले नंबर पे। तो इनमें हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ हमारा एक तो ये है और एक तो ये है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो पहले ऑप्शन खत्म कर दो। अब इसके बाद आपके पास बचता है दूसरे नंबर पर या तो ब आएगा या तो द आएगा। तो आपने क्या देखा कि ग के बाद कौन सा आएगा, म आएगा यहाँ पर मिश्रण, तो यानी ये डी द आ गया, तो आंसर आपको मिल गया ये सी, ठीक है। तो ये कट गया आपका, इतने से ही हो जाएगा। तरीका एक ये है करने का। दूसरा तरीका देखेंगे दूसरे प्रश्न पर, जैसे यहाँ पर एक तो जो मैंने बताया, अब जो पहले बताया ये था ऐसा तरीका जिसमें हम उलझ जाएंगे बिल्कुल। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका जब कभी ऐसे आ जाए, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए, और यहाँ पे दे दिया इमली, विजय, क्षत्रिय और कमलेश। सबसे पहली चीज तो है कि आपको कोई और दूसरा खोजना ही नहीं है, क्योंकि चारों शब्द जो है वो अलग अलग वर्ण के हैं। तो आप ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे देखो ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में यहाँ पे पहले ये द कह रहा है, फिर ये स वाला है, यहाँ पे अ। तो हमेशा याद रखना जिसमें जैसे ज्यादा आवृत्ति होती है वो अक्सर हमारा होता है। तो इसमें अ की आवृत्ति ज्यादा है, अ की मतलब इस वाले शब्द की, कि सबसे पहले कौन सा आएगा, इमली वाला शब्द। तो हमें ये पता चल गया कि ऐसे भी बाकी हमें पता ही चल गया कि अ वाला आएगा, तो हम ये दो ऑप्शन काट देते हैं, दो तो कम ही हो गए हमारे सामने। अब तीसरे पे आएंगे, इसके बाद द है, तो हमें अपने आप ही पता चल गया दोनों में ही क्या है, द है। तो मतलब इमली के बाद क्या आने वाला है, कमलेश आने वाला है। अब कमलेश के बाद तीसरा हमें देखना है, ऑप्शन दिया है या तो स मतलब क्षत्रिय होगा या तो ब विजय होगा। तो हमको ये पता है कि क के बाद तो हमने छ का क्रम देखा ही है, ठीक है। तो तुरंत इसके बाद ये आ जाएगा यानी स, तो आंसर हमें ये मिल गया, ठीक। इसी तरह से आप और देख सकते हैं अगला प्रश्न 37। अब इसमें जिस तरह से ABCD करके दिया है ये सरल हो जाता है हमारे लिए, ये कठिन नहीं होता, ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें दिया है अंजलि, आमर्स, अपघटन और असहनशील। लेकिन इस तरह के इसमें जो प्रश्न दिया है तीनों जो चारों हैं वो किससे शुरुआत हो रहे हैं, अ से हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत नजदीकी देखना होगा। तो आप देखेंगे कि ये अनुस्वार से हो रहा है, तो इसमें तो कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अनुस्वार मतलब पहले नंबर पे ही आना है। तो ए ऑप्शन हमारे जितने ऑप्शन में है वो रख लेंगे, इसमें नहीं काट देंगे, इसमें नहीं काट देंगे, दो हमको मिल गए। इसके बाद ए के बाद सी आ रहा है, मतलब इस ए के बाद अपघटन आएगा, ये हमें अपने आप ही पता चल गया। अब हमें यहाँ पता चलता है कि आमर्स होगा कि असहनशील, तो ये भी पता चल गया कि जो अ है वो बाद में आएगा, तो ये असहनशील पहले आ जाएगा, तो यानी जिसमें हमारा डी आ रहा है इसमें डी आ रहा है, तो ये आ गया और बी हमारा लास्ट में हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया बी, ठीक, पता चल जाएगा ये। इसके बाद इस प्रश्न को देखो, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है। अब फिर यहाँ दिया है कवीश्वर, क्षार्य, क्षुब्ध और कमलेश। अब ये क के साथ ये भी ऐसा दिया है कि कंफ्यूज करने वाला। तो कैसे आप करेंगे, आपको इतना पता है कि ये क और ये दोनों एक साथ, और ये छ और ये छ ये दोनों एक साथ आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो क पहले आएगा कि छ पहले आएगा। तो आपको पता चल गया कि क पहले आएगा, तो यानी ए और डी से शुरुआत होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बी दिया है, एक तो ये हमारा डी और ये डी दिया है यहाँ पर, और ये ए, यानी शुरुआत होने वाली है, तो ये तो होगा नहीं, ये कट गया। अब इनमें से पता चल कर लो कि कवीश्वर पहले आएगा कि कमलेश। तो आप देखेंगे कि क के बाद अ इसमें भी है, और क के बाद अ इसमें भी है, तो हमें तीसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ेगी। फिर तीसरा वर्ण कौन सा है, यहाँ है व और यहाँ है म। तो व पहले आएगा कि म पहले आएगा, म पहले आएगा, तो मतलब हमारा जो ये डी यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा पहले आएगा, तो डी से शुरुआत हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कट गया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन रह गए कि ये दो ऑप्शन। तो जैसे ही हमें ये पता चला तो हमें तुरंत ये भी पता चल गया कि इसके बाद तो ये आएगा ए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो हमें आंसर तो यहीं पे मिल गया इसी से पता करते ही कि पहला कौन सा है, ठीक है। पर हम आगे देखें कि इसके बाद अब हम देखेंगे कि छ उ ये पहले आएगा कि छ आ ये पहले आएगा। तो जब आप लिखेंगे तो आपको पता है कि ये छ आ स्वर है, और अगर इसमें हम उ लिखेंगे तो ये उ है, तो इन दोनों में ये पहला होगा ना, तो यानी बी होगा तीसरे नंबर का, तो यहाँ बी आ गया, और फिर बच गया हमारा ये सी, ठीक है, चौथे नंबर पे। तो क्रम हमारा इस तरह से होगा, ऐसे आपको निकालना है, और ये बिल्कुल उसी तरह से क्रम निकाला जाता है जैसे आप अपनी परीक्षा में करते हैं। वो आपकी परीक्षा होती है उसमें रीजनिंग की जो आपकी परीक्षा होती है उसमें आपका इंग्लिश के शब्द दिए होते हैं, वैसे ही आपको निकालना है। बस आपको करना क्या है कि आपको इनके स्वर का भी ध्यान रखना होगा, मात्राओं का भी, ठीक है। तो आप अभ्यास करके देखिएगा, अगर किसी को न समझ में आया है तो बता दे। ये वाला दोबारा बताना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपको ऐसे देखना है, अंजलि में अंग, अपघटन में अ, आमाशय में अ, और इसमें अ, ये दिया है। तो ये तो पता चल गया कि ये सबसे पहला होगा अनुस्वार वाला, और जो आ दिया है ये सबसे बाद में होगा। अब आपके पास ये दो बचे, तो इन दोनों में से पहले कौन सा होगा ये छांटने के लिए आपको दूसरे वर्ण का सहारा लेना पड़ेगा। अ के बाद प और अ के बाद स। तो प पहले आएगा कि स पहले आएगा, प पहले आएगा, तो मतलब इस अंजलि के बाद अपघटन हो जाएगा, अपघटन के बाद असहनशील मिलेगा, और इसके बाद अमरस। इस तरह से इनका क्रम मिलेगा।
समझ गए ना? ऐसे ही शब्दकोश में आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पे आपकी वर्णमाला समाप्त हो जाती है। अब जब नेक्स्ट हम अपनी क्लास में आएंगे यानी कल, तो कल हम पढ़ेंगे वर्तनी, शुरुआत करेंगे। और वर्तनी हमारी वर्णमाला का दूसरा पार्ट है, वैसा पार्ट जो हमें पढ़ाया नहीं जाता है अक्सर, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हमारी संधि के लिए। तो हम लोग कल से वर्तनी करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।